नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताया था, संज्ञानात्मक विकास से पहले संज्ञान का अर्थ और अधिगम में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में अलग अर्थ में किया जाता है। इस संज्ञान शब्द का प्रयोग अधिगम और चिंतन को व्याख्यायित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञान कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति है, जिसकी लैटिन भाषा के कॉग्नोसियर शब्द से हुई और इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, यानी गेटिंग टू नो और नॉलेज। ठीक है, तो संज्ञान इसी को कहते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया है और प्रत्येक अवस्था संज्ञानात्मक संरचनाओं में तालमेल बैठाने के बालकों के प्रयासों के एक भिन्न रूप को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक अवस्था एक विशेष समयावधि में उपयुक्त होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है। तो आइए देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जैसे पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी सेंसरी नोट्स स्टेज। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। और प्रत्येक अवस्था का समय भी निर्धारित किया गया है। और आप देखिए कि जैसे पहली अवस्था है सेंसरी नोट्स स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। अब हम देखेंगे कि जो पहली अवस्था है, इस अवस्था को हम 6 उप अवस्था में डिवाइड किए हैं, यानी जीन पियाजे ने पहली अवस्था को 6 उप अवस्था में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली उप अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था में, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसकी पहली उप अवस्था का नाम है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। ठीक है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ठीक, तो आइए हम चर्चा करते हैं इस अवस्था के बारे में। तो देखिए, यह अवस्था जन्म से 30 दिन, पहली उपावस्था जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मात्र रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करता है, प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। और इन प्रतिवर्त क्रियाओं में जो चूसने का प्रतिवर्त होता है, सकिंग रिफ्लेक्स, क्या सकिंग रिफ्लेक्स सबसे प्रबल होता है। और दूसरी उप अवस्था है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। यह अवस्था 1 से 4 माह की अवधि की होती है। क्या 1 से 4 माह। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है। 1 से 4 माह इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त की क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती है। तो इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराया जाता है। तो जो दूसरी उप अवस्था है, इसमें परिवर्तित होती है अनुभूति, उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं वो बदलती है।
उसको दोहराने की भी क्षमता होती है बच्चों में, दोहराते हैं और एक दूसरे के साथ अधिक कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ठीक है। तीसरी उपावस्था है गौड़ वृत्तीय अवस्था। तीसरी उपावस्था देख लीजिए, गौड़ वृत्तीय अवस्था, प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। यह अवस्था 4 से 8 माह की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, न कि अपने शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर। तो 4 से 8 महीने की जो अवस्था होती है, जो तीसरी उपावस्था है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसमें बालक जो है वस्तु को उलाटता है, ढकेलता है, ठीक, और जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसे बहुत ही सुनने या करने में रोचक और मनोरंजक लगती है। ठीक है। तो ये तीसरी उपावस्था हो गई। आइए चौथी उपावस्था देखते हैं, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। यह अवस्था 8 से 12 माह तक चलती है। चौथी उपावस्था 8 से 12 माह तक चलती है और इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे यदि कोई खिलौना छिपा दिया जाता है तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोज जारी करता है। ठीक है, ध्यान देना है। इसके द्वारा शिशु वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। जो उसके बड़े भाई कार्य करते हैं उसको देखकर उस कार्य को वो अनुकरण करना सीख जाता है, अनुकरण करने लगता है। 8 से 12 माह तक का बच्चा, इस अवधि में शिशु को स्कीमा सीखते हैं। उनका वे एक ऐसी परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना भी प्रारंभ कर देते हैं, जनरलाइज करना सीख जाते हैं इस अवधि में। ठीक है, तो ये रहा चौथी उपावस्था। और देखिए पांचवी उपावस्था। ठीक है, पांचवी उपावस्था क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो तीसरी उपावस्था ये हो गई। चौथी उपावस्था देखिए तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। यह अवस्था 12 से 18 महीने की अवधि की होती है और इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा, पांचवी की बात कर रहे हैं, पांचवी की। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है और इस अवस्था में बालक की अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है और वह स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करता है। ठीक, नई नई चीज़ों का खोज जानने का प्रयास करता है और बालक में उत्सुकता, अभिप्रेरक अधिक प्रवृत्त हो जाता है तथा उनमें वस्तुओं ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकता है और नीचे गिरता है तो उसको देखता है ध्यान से, क्यों नीचे कोई वस्तु आती है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं, छठवीं उपावस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कम्बिनेशन। यह अंतिम उपावस्था है जो कि 18 से 24 तक माह की अवधि की होती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती है। इस गुण को वस्तु अस्थायित्व कहा जाता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो ये छठी उपावस्था है जो कि मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की अवस्था कहा जाता है और इसमें बच्चा जो है वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है,
कोई भी वस्तु के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये रहा छात्रों प्रथम जो संवेदी पेशी अवस्था है, सेंसरी नोट्स स्टेज। इसकी 6 उप अवस्थाएँ होती हैं जिसके बारे में आपको बताएं, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और इस 2 वर्ष को हमने ये जीन पियाजे ने कई उप अवस्था में टुकड़े टुकड़ों में करके विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, 2 अवधि में बांटा है। पहला प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष तक, दूसरा अंतरदर्शी अवधि 4 से 7 वर्ष तक। ठीक है, ये 2 से 7 वर्ष तक को इन्हें 2 भागों में बांटा है। तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि में आप देख सकते हैं इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। प्राक क्या कि प्राक संप्रत्यात्मक अवधि पर कॉन्सेप्चुअल पीरियड, इसमें क्या होता है कि बालक संकेतक या सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता का अर्थ क्या होता है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर बल दिया है, एक सिंबल पर और दूसरा साइन पर, संकेत पर और चिन्ह पर। किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम संकेत है। संकेत तथा ठोस वस्तु में अधिक सादृश्यता होती है। जैसे जब बालक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है तब उसके मन में माँ की प्रतिमा बनती है, जो संकेत का उदाहरण है। तो संकेत इसी को कहते हैं। किसी ठोस वस्तु के मानसिक चिंतन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन का दूसरा नाम क्या है? संकेत है। संकेत तथा ठोस वस्तु में क्या होती है? सादृश्यता होती है। ठीक है, लेकिन चिन्ह में सादृश्यता अधिक नहीं पाई जाती है। तो आइए चिन्ह के बारे में देखते हैं, साइन क्या होता है। ठीक है, चिन्ह में क्या होता है कि वस्तुओं में जिनका बालक मानसिक चिंतन करते हैं इतनी अधिक सादृश्यता नहीं होती है। किसी भी वस्तु का बालक जो मानसिक चिंतन करते हैं उसमें सादृश्यता बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती है, जैसे कि संकेत में होता है। किसी भी अपने भाई का, अपने पापा का, अपनी माँ की आवाज़ सुनिए तो उनकी कल्पना आपके दिमाग में, माने उससे आप सादृश्यता कर लेते हैं कि माँ की आवाज़ है तो माँ का ऐसा रूप है। लेकिन चिन्ह में ऐसा नहीं होता। चिन्ह में वस्तुओं या घटनाओं का क्या होता है? वस्तुओं या घटनाओं का एक अमूर्त चिंतन होता है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। शब्द या भाषा के अन्य पहलू सब सामान्य चिन्ह के उदाहरण होते हैं। पियाजे ने संकेत तथा चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है और इस अवस्था में बालकों को इन सूचकता का अर्थ समझना होता है तथा साथ ही साथ उसे अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना सीखना होता है। इसे पियाजे ने लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी। पियाजे ने यह भी बताया कि बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः 2 तरह की क्रियाओं द्वारा होता है। 2 तरह की क्रियाएं कौन होती है? एक अनुकरण और दूसरा खेल। तो अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा बालक सूचकता को सीखते हैं। कैसे? देखिए, उदाहरण के रूप में बालक जब माँ को माँ, फूल को फूल कहने का अनुकरण है तो वह धीरे धीरे माँ, फूल एवं उसके अर्थ को समझ जाता है। तो खेल के माध्यम से भी बालक सूचकता के अर्थ को समझते हैं तथा उसका सही सही प्रयोग अपने चिंतन एवं क्रियाओं में करना सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की
दो लिमिटेशन बताई, दो सीमाएं बताई। समझ लीजिए कौन कौन से दो सीमाएं हैं। पहला है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद क्या है? जीववाद के चिंतन में वह एक ऐसी सीमा की ओर बताता है जिनमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, जैसे कार, पंखा, हवा, बादल आदि सब उसके लिए सजीव होते हैं। दूसरा, आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। जैसे वह तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देखता है आदि। ठीक है, तो समझ सकते हैं पियाजे ने यह भी बताया कि जैसे जैसे बालक का संपर्क अन्य बालकों तथा भाई बहनों से बढ़ता चला जाता है, उसके चिंतन में आत्म केंद्रितता कम होती जाती है। तो ये है दो लिमिटेशन उन्होंने बताया। आइए अब तीसरे पॉइंट, इसका जो दूसरा भाग है प्राक संक्रियात्मक अवस्था का, क्या? अंतर्दर्शी अवधि। ठीक है, इंट्यूटिव पीरियड। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये 4 से 7 वर्ष तक का होता है अवधि। ठीक, तो इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कणा, रीजनिंग पावर पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक क्रियाओं जो जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि में सम्मिलित होती है उन्हें वह कर पाता है। परंतु इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वह नहीं समझ पाता है। क्या? इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियम को वह नहीं समझ पाता है। तो अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। पियाजे ने अंतर्दर्शी चिंतन की भी एक सीमा बताई है, और वह यह कि 4 से 7 वर्ष के बालकों के चिंतन पलटावी गुण नहीं होते। एक शब्द आया है पलटावी गुण, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे बालक तो यह समझता है कि 2 × 2 = 4, परंतु 4/2 = 2 कैसे हुआ, बालक यह नहीं समझ पाता है। तो इसी को पलटावी गुण कहते हैं। तो 4 से 7 वर्ष तक की अवधि में बालकों में पलटावी गुण नहीं होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछते हैं, तो इस सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था के 2 भाग पियाजे ने बनाया, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्थाएं हैं। तो इसके 2 भाग हुए, एक 2 से 4 वर्ष और एक 4 से 7 वर्ष। तो इसका हमने वर्णन किया। अब देखते हैं ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। इस अवस्था, ये अवस्था जो होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, और इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक 2 वस्तुओं अर्थात ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। 2 वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं, परंतु उन वस्तुओं को न देकर उनके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है कि इस अवस्था की ये विशेषता है कि बालक 2 वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे यदि 3 वस्तुएं A, B, C दी जाए तो उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे
कि इनमें ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, अतः सबसे बड़ा ए है। ठीक है, तो ये क्या है, ठोस वस्तुओं के आधार पर है। ये दो वस्तु तीन वस्तु को दिखाकर उसके आधार पर समस्या समाधान करने की बात कही गई है। ए बी सी दिख रही है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, लेकिन आगे देखिए, यदि उनमें यह कहा जाए, देखिए अगर यह कहा जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनुष्य, तो तीनों में कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो बच्चा इसमें कन्फ्यूजन में पड़ सकता है। वही कह रहा है कि जब इसका शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या बालकों के सामने दी जाए, उपस्थित की जाती है, तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ होते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। यदि उनसे कहा जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनुष्य, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देने में बालक असमर्थ रहता है। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि इस समस्या में ठोस संक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि समस्या शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई है। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि इस अवस्था में बालकों का चिंतन एवं तर्क प्राक संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत हो जाती है। तो इस अवस्था के चिंतन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पलटावी गुण आ जाता है। जैसे बालक यह समझने लगता है कि 2 गुणे 2 बराबर 4 हुआ, तो 4/2 बराबर 2 भी होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालकों के 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। पहला संरक्षण, दूसरा संबंध, तीसरा वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, ये जो अवस्था है, तीसरी अवस्था ठोस संक्रिया की अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन, इसमें 3 गुण विकसित हो जाते हैं बालकों के अंदर, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। तो इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। ठीक, और वे क्रमिक संबंधों से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करते पाए जाते हैं, अर्थात दी गई वस्तुओं को उनकी लंबाई या वजन के अनुसार घटते या बढ़ते क्रम में सजाने की क्षमता उनमें आ जाती है। इसे पंक्तिबद्धता की संज्ञा दी जाती है। तो उसी तरह से इस अवस्था में वस्तुओं के गुण के अनुसार उसे किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये है क्या बोलते हैं, ठोस संक्रिया की अवस्था। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इस इतना के बावजूद भी आप देख सकते हैं ठोस संक्रियात्मक चिंतन के 2 प्रमुख सीमाएं बताई गई है। इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाते हैं जब ठोस रूप में उपस्थित की गई हो, और दूसरा, इस अवस्था में चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता, क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोच पाता है। ठीक, अब आइए चौथी अवस्था में देखते हैं, क्या औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, और इसका समय है 11 वर्ष से प्रारंभ होता है और वयस्कावस्था तक ये चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है तथा इफेक्टिव भी होता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। यह
औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो दोस्तों ये 4 अवस्थाएं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके बीएड कोर्स के लिए, सीटेट के लिए या किसी भी स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। आप देखिएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और इतना डिटेल में हम आपको बताए हैं, उतना डिटेल में कहीं नहीं आप पा सकते हैं। तो छात्रों, पियाजे का ये मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्था की तुलना में अधिक वेरिएबल होती है तथा यह किशोरों के शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होता है, परंतु जिन बालक का शिक्षा स्तर काफ़ी ऊंचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा और इसको 2 बार 3 बार देखिए और अच्छे से देखिए और इस बहुत सारे क्वेश्चन इसमें समाहित है सीटेट के। इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।